नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी को और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। दोस्तों, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। दोस्तों, यह जो पृथ्वी का ऊपरी परत है इसको पर्पटी कहा जाता है, जिसको हम स्थलमंडल कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल या फिर सिलिका और एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। दोस्तों, यह आपको याद रखना है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है उसको क्रूट कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को दोस्तों क्रूट कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग यानी कि पृथ्वी के क्रूट की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निफे यानी कि निकल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रूट का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई जो है 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक हो चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है दोस्तों, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा इसको। दोस्तों, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। बाकी 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रूड का है। पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों 6371 किलोमीटर है। दोस्तों, यह आपको याद रखना है। आपके लिए यह पूरा का पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे शैल एवं खनिज के बारे में। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1, आग्नेय शैल। दोस्तों, आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं, अवसादी शैल और कायांतरिक शैल। दोस्तों, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं और इनको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। यह आग्नेय शैलों के 2 प्रकार हैं। दोस्तों, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में दोस्तों आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रकृति पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे कि दोस्तों बेसाल्ट एक बहिर्वेदी आग्नेय शैल है। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। दोस्तों, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों
तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। दोस्तों शैल जो है लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, इसको अवसादी सेल कहा जाता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा जो है पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों कुछ खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोल। इन सभी का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। दोस्तों लाल किला जो है दिल्ली का, यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और ताजमहल को बनाने में सफेद संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इग्नियस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द इग्निस से होती हुई है जिसका अर्थ होता है अग्नि, और सेडिमेंट्री यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक दोस्तों यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। दोस्तों यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जीवाश्म दोस्तों जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। दोस्तों अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।